कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा जाता है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो ज़ीरो लगता है। उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता, भले दो फोर्स लगते हैं उसके डाइपोल के एंड पर दोनों चार्जेस पर, लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो होता है। नेट फोर्स ज़ीरो होने के बावजूद भी वो जो डाइपोल है उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है, और टॉर्क का काम होता है किसी चीज़ को रोटेट कराना। तो ये जो टॉर्क यहाँ डेवलप होता है डाइपोल के लिए, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा गया है तो उस डाइपोल को वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। तो हम ये जानते हैं कि भाई जो डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा गया है तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा, टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा, टॉर्क वहाँ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस डाइपोल को बनाने में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा गया है तो जो दोनों जो उसके चार्जेज हैं जो इक्वल एंड अपोजिट हैं उनको इन्फिनिटी से वहाँ तक लेकर के आने में, उस लोकेशन तक लेकर के आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर ये सब पूछा जाए तो बात आती है कि भाई वर्क डन मतलब उस पूरे डाइपोल का कंस्ट्रक्शन करने में जो वर्क डन है उसको जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और उसको मेज़र करना पड़ेगा हमें, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। तो आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख करके, भीतर रख करके, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे कि आखिर वो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। अगर डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा गया है और वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए रखा गया है, तो जो भी है यहाँ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक डाइपोल को रखेंगे और उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करके उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले इस हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग लिखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड होती है। तो अगर हमने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है जिनके बीच में स्पेस हर जगह सेम है तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जिसकी डायरेक्शन राइट वर्ड है, ठीक है, लेफ्ट से राइट है। अगर इसी फील्ड के भीतर एक डाइपोल रखा गया है, डाइपोल का मतलब जिसके दो पोल हों, और यहाँ पोल की बात करेंगे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो पोल हो जाएगा अपना चार्ज, ठीक है, यानी दो चार्जेज अगर हों और इक्वल एंड अपोजिट अगर वो हों और दो एंड पर रखे गए हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखे गए हैं, तो वो डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम डाइपोल यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखेंगे और हम क्या करते हैं भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए रख देते हैं इसको, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, कुछ एंगल बनाते हुए लिखते हैं। ये जो पहला एंड है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, क्योंकि भाई इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो है डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर उनको स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा जाता है, छोटी सी दूरी पर रखा जाता है, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखा जाता है तो, और ये डाइपोल की जो एक लेंथ होती है इसे कहते हैं 2a, इसे 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों 2a लिखते हैं, क्यों भाई, क्योंकि इसका रीज़न है कि अगर हम इसके सेंटर से बात करेंगे तो a वाला ये जो इतना पार्ट है वो a हो जाएगा और बाकी बचा जो पार्ट है वो a हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है, तो ये डाइपोल की लेंथ है 2a। अगर हम सेंटर से बात करेंगे तो a डिस्टेंस जो है माइनस क्यू की इस सेंटर से डिस्टेंस a हो जाएगी और प्लस क्यू की भी इस डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस a हो जाएगी। इसको o सपोज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखें ये जो प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, हमने बात किया था कि भाई नेट फोर्स यहाँ जीरो होता है। माइनस क्यू चार्ज जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इस पर, ठीक है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। और चार्ज अपना क्यू है, हमें पता है कि जो अपना ई होता है वो क्या होता है भाई, एफ अपान क्यू होता है, एफ अपान क्यू होता है। अगर यहाँ से हम फोर्स निकालना चाहें तो क्या होगा, क्यू इंटू ई आएगा। तो क्यू ई ये फोर्स का मेजरमेंट है, फोर्स का एक्सप्रेशन है। तो माइनस क्यू चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, वो वैल्यू क्या होगी उसकी, माइनस क्यू ई होगी, ठीक है। इसको F1 सपोज कर सकते हैं, F1 बराबर इतना हो जाएगा। और इस प्लस क्यू चार्ज पर इतना ही फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है और इस पर जो फोर्स लगेगा उसे F2 सपोज कर लेते हैं। क्यू चार्ज है अपना
और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने जो फील्ड लाइंस बनाया है इक्वली स्पेस करके बनाया हुआ है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब जो हर एक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर है, हर जगह ये जो है रेल की पटरी के तरीके से पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो ये फोर्सेज हो गए अपने। अब अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, जो हम बताए थे शुरुआत में ही कि नेट फोर्स की बात करें अगर हम ऑन डाइपोल, तो डाइपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा भाई, जितने फोर्सेज लग रहे हैं, चार्ज हैं, चार्ज ही पर तो फोर्स लगेगा, चार्ज पर फोर्स लगेगा, तो जो फोर्सेज हैं उनको हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। अब ये देखें, ये जो F2 फोर्स है उसकी डायरेक्शन राइट वर्ड, अगर हम राइट वर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो अपना फोर्स अपना जो है F2, F1 प्लस F2 को हमें जोड़ना पड़ेगा ना, टोटल 2 ही फोर्स तो हैं, इनको दोनों को जोड़ेंगे। F1 बराबर है यहाँ पर माइनस QE और F2 बराबर कितना है, QE है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो आए। नेट फोर्स जीरो है भले, लेकिन नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी इस डाइपोल पर जो है एक टॉर्क काम करेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो फोर्सेज है ना, वो उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है और किसी एक पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं। मान लिया कि अगर ये इस तरीके से लगते, कोई एक बॉक्स रखा गया है, कोई बॉडी है, F1 फोर्स इधर लगता और बिल्कुल इसी के लाइन ऑफ एक्शन में दूसरा F2 फोर्स लगता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, F1 बराबर F2, अगर ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो F1 बराबर F2, F1 बराबर में F2 हो जाता और यहाँ नेट फोर्स जीरो हो जाता। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो बॉडी है वो रोटेट भी नहीं करती, क्यों, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लेकिन इन फोर्सेज का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, सेम नहीं है, दोनों कुछ डिस्टेंस पर काम कर रहे हैं। इस वजह से इस डाइपोल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और उस टॉर्क को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डिस्टेंस अपनी जो लेंथ है वो 2a है, ध्यान देने वाली बात है। अब देखें, अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो टॉर्क के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क बराबर होता है जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, टॉर्क। और देखें टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होगा, टॉर्क के लिए हमें चाहिए होता है कपल। तो कपल का मतलब दो फोर्सेज और वो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हों और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। तो ये कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, F1B और F2 मिल करके ये दोनों कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही कपल क्या करेंगे, टॉर्क का प्रोडक्शन करेंगे। तो टॉर्क जो हम लिखते हैं वो क्या होता है भाई, कोई भी एक फोर्स लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि F1 F2 तो बराबर ये मैग्नीट्यूड में, F1 कहें चाहे फिर F2 कहें, ये वैल्यू। उसके बाद ये दोनों फोर्सेज जो हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान देना है, उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है, ऊपर वाले का नीचे वाले कैसे जा रहा है, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है, जो हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, अगर इसको पता कर लेते हैं, यही हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज, इन दोनों फोर्सेज के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये थीटा है, हमने जो डाइपोल रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लिया कि थीटा एंगल बनाते हुए रखा है हमने, ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। तो थीटा एंगल बनाते हुए रखा है, ये जो डाइपोल की लेंथ अपनी 2a है, अगर हम इस 2a को रिजॉल्व करें, इसके दो कंपोनेंट निकालें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालें, तो ये जो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट होगा वो 2a साइन थीटा होगा और जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो 2a कॉस थीटा होगा। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको चाहे तो हम कुछ नाम भी दे देते हैं, यहाँ a लिख लेते हैं, ये पॉइंट B है और यहाँ C ले लेते हैं। जो AC आएगा वो कितना आएगा, 2a cos थीटा आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। एंगल की तरफ जो हम रिजॉल्व करेंगे, जो कंपोनेंट निकालेंगे वो cos थीटा के टर्म में आता है, ये cos थीटा हो गया, ठीक है। और जो वर्टिकल होगा वो कितना होगा भाई, 2a साइन थीटा होगा। और इसी की ज़रूरत है हमें, इसकी ज़रूरत है हमें, 2a साइन थीटा की ज़रूरत है। तो 2a साइन थीटा यहाँ लिख लेते हैं, 2a साइन थीटा, मतलब एक फोर्स, कपल में दोनों फोर्स बराबर होते हैं तो एक फोर्स को लिख लिया, उसके बाद दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको लिख लिया। ये वैल्यू होगी टॉर्क की। टॉर्क खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखें ज़रा यहाँ पर टॉर्क अपना ऐसे आया तो, ठीक है, लेकिन अब देखें ये जो साइन थीटा दिखाई दे रहा है, साइन थीटा से हम इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमने ये 2a रखा है, 2a है और ये f है, तो f कह सकते हैं, f इंटू में क्या कर देंगे हम,
2a जो है 2a ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ जो है, या फिर अगर इसकी लेंथ को हम 2a को l सपोज कर लेते हैं, तो ये जो 2a है इसकी लेंथ है डाइपोल की, इन दोनों के बीच का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वही अपना टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर ये समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये साइन थीटा आया है, उसका मतलब क्या है, मतलब ये है ये जो फोर्स है और जो उन दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, तभी ये वेक्टर मिलता है हमें, तभी ये टाउ जो है यानी कि जो अपना ये टॉर्क है वो वेक्टर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं ज़रा, एफ़ की वैल्यू यहाँ से रखते हैं। एफ़ की वैल्यू क्या है, F1 F2 का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो F1 और F2 मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बराबर ही है, क्यू ही है। ठीक है, वो भले F1 माइनस क्यू है और F2 जो है प्लस क्यू है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, क्यू ई होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2a है वो तो लिखेंगे ही, 2a साइन थीटा लिखेंगे। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस q को और इस 2a को एक साथ मिलाते हैं, लिखते हैं 2qa। ठीक है, और उसके बाद e इधर लिख लेते हैं, साइन थीटा इधर लिखते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो 2qa है ये डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है जो इस डाइपोल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वर्क करता है। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, स्मॉल पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट की, इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि ये वेक्टर है खुद, इसकी वैल्यू होती है 2qa। ठीक है, या फिर कहें जो चार्ज है वो और जो डाइपोल की लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना ये आता है डाइपोल मोमेंट आता है। तो 2qa की जगह पर हम क्या करेंगे, स्मॉल p लिखेंगे और उसके बाद ये e है और उसके बाद साइन थीटा। ये वेक्टर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अभी मैग्नीट्यूड से काम चला रहे हैं। ठीक है, ये टाउ हुआ, टाउ हो गया ये। ठीक है, अगर हम इसको फिर से देखें कि साइन थीटा यहीं अभी पड़ा हुआ है, तो हम इसको p क्रॉस e क्या नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि p क्रॉस e का मतलब ये हो गया कि p का मैग्नीट्यूड लिखेंगे जो डाइपोल मोमेंट है, e का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो फिर क्या होगा, इसका साइन थीटा लग जाएगा, जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा, मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल है वो। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसी डाइपोल की डायरेक्शन में ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो बात वही होगी, डाइपोल जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल ही बनाएगा। इसी वजह से क्या है, यहाँ भी थीटा आया हुआ है। तो ये हुआ अपना टाउ। टाउ जब आ गया उसके बाद क्या करते हैं, हमें आना है पोटेंशियल तक, पोटेंशियल एनर्जी तक। कैसे मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम क्या करें कि रोटेशन वाले केस में ये टाउ जो है वो फोर्स की तरह काम करता है। क्या होता है, फोर्स की तरह काम करता है। जो लीनियर में फोर्स काम करता है, रोटेशनल वाले मोशन में जो टाउ काम करता है। ठीक है, तो हमें जो अगर वर्क डन निकालना है, कि वर्क डन निकालना हो कि भाई अगर हमने ये जो डाइपोल है इसको किसी एंगल से किसी और एंगल तक हमें क्या करना है, थोड़ा शिफ्ट करना है। मान लिया कि इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करा रहे हैं। ठीक है, मान लिया यहाँ पर है ये डाइपोल अपना, और इससे थोड़ा सा हल्का सा इसको हम क्या कर रहे हैं, डी थीटा जो है, डी थीटा इस एंगल पर हम थोड़ा सा रोटेट करा रहे हैं इसको। माइनस क्यू यहीं रहा और ये प्लस क्यू कहाँ चला गया, यहाँ पर चला जाएगा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, डाइपोल मोमेंट अपना इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब ये छोटा सा जो स्मॉल एंगल है उतना हम क्या करें, इसको डिस्प्लेस करें, रोटेट करा रहे हैं। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, वर्क का मतलब ये रोटेशनल मोशन में वर्क का मतलब होता है वो हम टाउ लिखते हैं, यानी कि टॉर्क लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जितने एंगल हम घुमा रहे हैं उस एंगल को लिखते हैं। ठीक है, ये वर्क डन हो गया। बाकी देखें, अगर कन्फ्यूज़न है तो देखते हैं यहाँ पर, W बराबर लीनियर मोशन में क्या होता है, जो फोर्स लगता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको लिखते हैं, यही ना होता है। ठीक है, ये dW आता है, यहाँ dW लिखेंगे, ये dW यहाँ से आता है, यही होता है ना, मतलब फोर्स और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। और वो बात अलग है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव है, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में अगर है तो फिर ये जो फाइनल पूरा जो वर्क डन है वो नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ हमने बताया कि जो रोटेशन मोशन में टाउ का काम है वो लीनियर में फोर्स का काम है, और जो रोटेशन में डी थीटा है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर में अपना ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स का काम जो है वो डी थीटा करता है रोटेशनल मोशन में। रोटेट करा रहे हैं, रोटेट कराने में जो वर्क आ रहा है उसको हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, और इस वजह से हम क्या करेंगे, डाइपोल का, इसी वजह से हम डाइपोल का पोटेंशियल यहाँ निकालेंगे। क्यों, क्योंकि डाइपोल को हमने रख तो दिया इस एंगल पर, लेकिन होगा क्या कि ये इस पर जो
टॉर्क लगेगा, जो कपल काम करेंगे जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क क्या करेगा, इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में इसके अलोंग जो है इसकी डायरेक्शन में इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको हटा, अगर हम फोर्स ना लगाएं तो क्या होगा, अचानक से ऐसे जाकर के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब इस पोजीशन में रखने के लिए भी हमें इस पर जो है वर्क करना पड़ रहा है, इस पर जो है काम करना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि अपने जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये झुक करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा और इसकी डायरेक्शन परमानेंटली ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगी। ये हमने क्या किया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसे डी डब्ल्यू लिखा है, बराबर में टाउ डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब टाउ की वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, टाउ का वैल्यू जो है यहाँ पर आया हुआ है, टाउ की वैल्यू आई है ये वाली, इसको रखते हैं, पी हो गया और उसके बाद ई है और साइन थीटा है। ठीक है, उसके बाद डी थीटा भी लगाते हैं, इसको क्यों छोड़ेंगे, हो गया ना। अब डी डब्ल्यू आया हुआ है अपना, डी डब्ल्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ इतना पार्ट इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जो थीटा वाला फंक्शन मिलेगा उसी को इंटीग्रेट कर पाएंगे, बाकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो पी ई कांस्टेंट हो गया, इधर डब्ल्यू आएगा, इधर क्या होगा, पी ई आएगा और उसके बाद साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आता है माइनस कॉस में थीटा आता है। ठीक है, ये वैल्यू आई, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम कुछ एंगल ले लेते हैं कि मान लिया कि हमारे पास हम जो है इस डाइपोल को कहाँ से कहाँ तक रोटेट कराने के बाद पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। मान लिया वो थीटा एंगल है, थीटा 1 से थीटा 2 हम चाह रहे हैं कि इसको रोटेट कराएं और उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी हो उसे फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही हम क्या करेंगे, इसकी लोअर लिमिट थीटा 1 हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, देखिए माइनस पहले ही आ गया तो क्यों ना हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, कॉस थीटा बचा है ब्रैकेट के अंदर और इसकी लिमिट अपनी है थीटा 1 से थीटा 2। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, माइनस पी ई हो गया और जो अपर लिमिट है उसको पहले लिखेंगे, कॉस थीटा 2 हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा 1 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट बाद में लिखेंगे माइनस लगाने के बाद, ये डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ भी माइनस है, अगर हम इस माइनस को बाहर करें या फिर इस माइनस बाहर जो माइनस है उसको अंदर हम ब्रैकेट के अंदर डालते हैं तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, पी ई इधर पॉजिटिव कर लेते हैं और कॉस थीटा 1 पहले आ जाएगा, कॉस थीटा 1 और फिर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आई, यही वर्क डन है और यही वर्क डन क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यही अपनी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, फार्मूला है, जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखी गई है, रखा गया है, ये जो डाइपोल अपना है वो रखा गया है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अगर हम डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करा रहे हैं उस समय जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन जो है इसके अंदर डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और यही पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब क्या करते हैं, एक स्पेशल केस लेते हैं, क्योंकि फार्मूला हम इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे अगर हमें 2 एंगल दिया गया है तो। ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, एक केस लेते हैं कि मान लिया इफ़ जो थीटा 1 है उसको 0 सपोज कर लेते हैं, 0 नहीं, थीटा 1 को 90 डिग्री सपोज कर लेते हैं कि मान लिया पहले जो डाइपोल है इनिशियली स्टार्टिंग पोजीशन में वो 90 डिग्री पर है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर है, मतलब ऐसे खड़ा रखा गया है, अपना जो डाइपोल है वो ऐसे है, 90 डिग्री बनाते हुए रखा गया है, ई के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा गया। तो थीटा 1 90 हो जाएगा। थीटा 2 के लिए क्या करेंगे भाई, थीटा 2 अपना थीटा मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके लिए देखते हैं ज़रा, इसी फार्मूले में जहाँ थीटा 1 है वहाँ 90 रखेंगे, जहाँ थीटा 2 है वहाँ पर थीटा रख देंगे। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, पी ई तो आ गया। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा 1 की जगह कितना लिखना है, कॉस 90 हो जाएगा ये, माइनस में कॉस थीटा 2 की जगह कॉस थीटा रखना है, कॉस थीटा रखना है यहाँ पर, थीटा 2 जगह कॉस थीटा रखना है सिर्फ। ये वैल्यू जो कॉस 90 है ये 0 हो जाएगी। हुआ क्या, बचा क्या हमारे पास, माइनस में कॉस थीटा बचा और पी ई बचा हुआ, तो माइनस किधर कर लेते हैं, पी ई और कॉस थीटा आ गया। ठीक है, ये हुई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब पहले से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा गया है। ठीक है, और फिर ये जो है थीटा एंगल हम रोटेट करा रहे हैं उसको, तो कितना काम करना पड़ेगा या फिर उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इस फार्मूले से डिसाइड होती है।
ठीक है। इस फॉर्मूले से वो पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड होती है कि भाई कितना उसके अंदर, डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, इस थीटा एंगल से डिसाइड होती है। अब देखें ज़रा यहीं पर, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो है क्या, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि वर्क भी क्या होता है, वर्क डन भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन इधर कॉस थीटा आया हुआ है ना, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लगाएं यहाँ पर और उसके बाद पी वेक्टर को लिख लेते हैं और डॉट कर देते हैं ई के साथ। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो फिर से पी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, जिसको हम माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और फाइनली जो आएगा वो स्केलर, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो वेक्टर नहीं है, जो क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर नहीं आएगी, वो जो स्केलर ही आएगी। तो स्केलर ही तो चाहिए हमें, जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल है वो भी, पोटेंशियल एनर्जी है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। असल में पोटेंशियल भी अपना स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है। अब बच्चों, जो डाइपोल का पोजीशन होता है उससे डिसाइड होता है कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नॉन इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में भी है तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम डाइपोल के केस में होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। उसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पर अगर पहला केस लेते हैं कि भाई थीटा, अगर थीटा अपना क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा 90 है, थीटा 90, तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं। अगर थीटा 90 है, इफ़ थीटा इज़ 90, तो u कितना होगा, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 होगा, ये cos 90 0 हो जाता है, मतलब ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का केस है। मतलब अगर हमने क्या किया है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, हमें पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगी। 0 वर्क डन भी करना पड़ेगा उस डाइपोल को कंस्ट्रक्ट करने में या फिर उसको असेंबल करने में, दोनों चार्जेस को असेंबल करने में 0 वर्क डन भी करना पड़ेगा और 0 पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, अगर ये थीटा, इफ़ जो थीटा है अपना, जो एंगल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, थीटा अगर 0 हो, उस केस में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर cos 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ माइनस पी ई आ जाएगा, माइनस पी ई आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखिए ये वैल्यू बता सकते हैं आप कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, बताएं। ये मिनिमम वैल्यू है, क्यों, क्योंकि माइनस आ गया ना, माइनस मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि ये 0 से छोटी होती है, तो मिनिमम वैल्यू है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो अपना डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। और यहाँ क्या होगा भाई, अब इस पर जो है बहुत ज़्यादा कोई टार्क काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमने थीटा इसको 0 किया, डाइपोल के इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, और यही तो इसकी स्टेबल कंडीशन है। अब जब, क्योंकि ये जो हमने थीटा एंगल पर रखा है इस डाइपोल को, जो टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, जो कपल काम कर रहे हैं, उनका मकसद ही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको किस तरीके से ऐसे कर दिया जाए, मतलब जो खड़ा है उसको क्या करें, फटाक से ऐसे सुला देते हैं, इस डायरेक्शन में आ जाए, यही इसका टारगेट ही है, यही इसका मकसद ही है। और जब ये मकसद पहले से पूरा है तो क्या ज़रूरत है इसको जो कुछ काम करने की। इस वजह से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। उसके बाद डाइपोल क्या होगा, जब इस डायरेक्शन में आ गया ना, मतलब माइनस वाला इधर है, प्लस वाला इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, थीटा एंगल है, मतलब 0 एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल है पहले से इस डाइपोल का, तो फिर इस डाइपोल को इधर उधर, अब ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा, इसकी जो स्टेबिलिटी खराब नहीं होगी, स्टेबिलिटी बिल्कुल वैसे ही बरकरार रहेगी, और ये जो है स्टेबल कंडीशन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होगी, ठीक है। तीसरा जो है, थर्ड पॉइंट, अगर यही जो एंगल है थीटा, अगर इसे हमने 180 कर दिया, इस केस में क्या होगा कि जो अपना डाइपोल है ना, इसको हमने यहाँ से ऐसे करके, अगर ये रहता तो 0 एंगल है, 0 के बाद ऐसे बढ़ाते चले गए, 90 हो गया, 90 के बाद क्या करेंगे, अब ये 180 हो गया। तो ऐसे जब क्या करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री बनाते हुए डाइपोल को रखते हैं, तो नेगेटिव वाला चार्ज इधर रहेगा, पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। क्या है भाई, एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू को पहले रख करके देखते हैं थीटा की वैल्यू को। थीटा की वैल्यू जब इसमें रखेंगे माइनस पी ई और कॉस 180 लिखेंगे, इस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। अब ये माइनस वैल्यू जो यहाँ ऑपरेट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब p प्लस पी आ गया। ये जो
वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, मैक्सिमम है कि नहीं। ये नेगेटिव वैल्यू है तो मिनिमम कह सकते हैं इसे, ये पॉजिटिव वैल्यू है ये मैक्सिमम कह सकते हैं। जीरो की अलग बात है, जीरो भी इस वाले से तो बड़ा ही होगा, तो मिनिमम ये वैल्यू है, मैक्सिमम ये वैल्यू है। जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंटी पैरेलल रखते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस क्यू राइट में रहता है चार्ज और प्लस क्यू लेफ्ट में रहता है, उस केस में क्या होगा, इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। होगा क्या, अब ये फील्ड जो है फिर क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, फील्ड खुद ब खुद इसको क्या करेगा, उठा करके फिर से ऐसे झटक देगा, ठीक है, फिर से स्टेबल कंडीशन में लाने की ये प्रयास करेगी। जो फील्ड है उसको जो है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को स्टेबल कंडीशन में लाने का प्रयास करेगी। मतलब अभी क्या होगा, इस पर फोर्स लगता रहेगा, टॉर्क लगता रहेगा। क्लियर है, फोर्स तो नहीं लगेगा, फोर्स तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, लेकिन टॉर्क यहाँ काम करेगा। कपल जो है वो अपने काम करते रहेंगे, क्योंकि अभी जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं अनस्टेबल कंडीशन है। सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई टॉर्क वगैरह अब काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल डाइपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये तीनों इक्विलिब्रियम समझ में आया, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। और एक केस में क्या था कि भाई पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी वही जीरो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में कितने एंगल पर अपना जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कितने एंगल पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होता है, तो उस केस में जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। और अगर वही डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री एंगल बनाने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंटी पैरेलल होता है, उस केस में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, सिचुएशन में होता है। अब हमने ये पूरा फार्मूला डेराइव कर लिया है, जो फाइनल फार्मूला आया है माइनस पी कॉस थीटा आया है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इस फार्मूले को चलिए पहले अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं कि आखिर कैसे इस फार्मूले को अप्लाई किया जाता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है इसका। कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं, उस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसे दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये डाइपोल की लेंथ है, ये किसकी वैल्यू है, 2a की वैल्यू है। व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, ये जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू है। विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर, ये जो वैल्यू दी गई है ये टाउ की वैल्यू है, ये टॉर्क की वैल्यू है। कैलकुलेट करना है आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई पता करना है, ठीक है, ई पता करना है। और दूसरी चीज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ द डाइपोल है चार्जेस, ये सी की वैल्यू दिया गया है, सी नहीं, ये Q1 Q2 की वैल्यू दिया गया है, ये Q की वैल्यू दी गई है। क्योंकि भाई Q जो डाइपोल होता है उस पर जो सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, ये दोनों चार्जेस हैं, एक बार +8 नैनो कूलाम है और दूसरी बार -8 नैनो कूलाम आपको लेना है। दोनों चार्जेस इस तरीके से दिए गए हैं। तो सबसे यहाँ क्या करना है आपको, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, दूसरी बात कि पोटेंशियल एनर्जी पता करना, दो बातें हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। टॉर्क दिया गया है, टॉर्क दिया गया तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास है, क्या है भाई, PE और साइन थीटा है कि नहीं, इतना है, PE साइन थीटा, ये टॉर्क का फार्मूला होता है। जहाँ P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा में जो थीटा है वो जो डाइपोल या फिर कहें डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है, ठीक है। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना डाइपोल ऐसे रखा गया, ठीक है, जहाँ पर दो चार्जेज हैं, -Q चार्ज और +Q चार्ज, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो ये हुआ इसका जो है अरेंजमेंट, इस तरीके से ये अपना फिगर होगा। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बहुत सारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे इक्वली स्पेस लाइन बना देंगे तो हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, टाउ हमें दिया गया है, ठीक है, पी हम निकाल सकते हैं और ई पता करना है यहाँ से। तो ई के लिए अलग फार्मूला बना लेते हैं हम, कैसे बनेगा, टाउ अपॉन में क्या कर देंगे, पी साइन थीटा कर देंगे, ठीक है। अब टाउ तो हमें गिवन है कितना, 4√3 है, ठीक है। नीचे में क्या करेंगे, पी की वैल्यू लिखना है, और पी क्या होता है भाई, P = 2QA होता है, 2QA होता है, ठीक है। इसमें क्या करें, वैल्यू चाहे तो पहले लिख करके यहाँ पर रख लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। 2 के बाद क्या करना है, जो चार्ज है उसको लिखेंगे 8
नैनो कूलाम का है, नैनो मतलब क्या करेंगे, इसको कूलाम में जब बदलेंगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। ए जो वैल्यू है, अब ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, साथ ही साथ लिखते हैं, जो हमने ये क्यू तो अलग कर लिया, और जो पी होता है वो एक्चुअली होता क्या है, जो चार्ज है वो, और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो डाइपोल की लेंथ होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चार्ज तो हो गया, और डाइपोल की लेंथ पूरी पूरी दी गई है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 और ये सेंटीमीटर जो दिख रहा है इसको मीटर में बदल देंगे, तो 4 × 10⁻⁻² लिखेंगे। ये वैल्यू यहाँ लिखते हैं पी की जगह पर, 8 × 4 × 10⁻, इस माइनस वाले पावर को एक साथ कर लेते हैं, -11 हो जाएगा। साइन 60 करना है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। साइन 30 होता तो 1/2 हो जाता, लेकिन साइन 60 है तो √3/2 हो गया वैल्यू। यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, अब 4√3 हो गया, नीचे ये 4 और 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 10⁻⁻11 भी है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो 2 जो होगा जो नीचे लिखेंगे वो एकदम से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर √3 और √3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और उसके बाद चाहे तो यहाँ 2 से इसको यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है, नीचे सिर्फ 1/4 बचा है, इंटू 10⁻, ये जो है 11, ऊपर जा करके सीधा +11 हो जाएगा। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 आएगा, इंटू 10⁻, कितना होगा, 11 होगा। चाहे तो हम इसको बदल सकते हैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, 2.5 कर लेते हैं, और 10⁻, यहाँ पर 10 कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना होता है, ई की वैल्यू जो आएगी, आंसर में क्या लिखेंगे, 2.5 10⁻10 है, और न्यूटन पर कूलाम होता है इसकी यूनिट, न्यूटन पर कूलाम होता है। दूसरी यूनिट भी इसकी होती है, क्या होती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यही यूनिट लिखेंगे, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब दूसरा जो पार्ट है इसका, वो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। U बराबर क्या होता है, -PE और cos थीटा, ये वैल्यू आई थी लास्ट में ये एक्सप्रेशन आया था हमारे लिए, या और यही पता करना है हमें। सारी वैल्यू हमारे पास तो है ही, ठीक है, थीटा भी पता है, माइनस लिखेंगे, और P की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर उसको लिख लेते हैं, 8 × 4 32 हो जाएगा, 32, और इंटू 10⁻, कितना था, 9 और 2 मिलकर के -11 हो गए थे। E की वैल्यू अभी आई है, ये आया है ना 2.5, तो क्यों ना हम इसको यही वैल्यू रख देते हैं 1/4 करके, क्योंकि 4 से ये कट भी जाएगा, तो हम ये वैल्यू ना रख करके क्या करते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, 1/4 और 10⁻, कितना होगा, 11 हो जाएगा, और इंटू cos थीटा का मैटर है तो cos 60 लिखना होगा हमें, ठीक है, cos 60 लिखना होगा। अब जो है इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 टाइम्स जाएगा, और कुछ अब कटने लायक है नहीं। देखें यहाँ cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। इस 2 से क्या करते हैं, इस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 आ जाएगा, तो माइनस में 4 और 10⁻, सिर्फ बची हुई है, सिर्फ इसी का मसला बचा हुआ है। देखें यहाँ पर 11 आया है, इस 11 से ये कट ही जाएगा बिल्कुल, ठीक है। कुछ 10⁻ का बचा हुआ है क्या, कुछ भी तो नहीं बचा है, ठीक है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कितनी आई है, -4 और जूल आएगी, ये -4 जूल आई है। माइनस में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि भाई इस पर वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, इसमें जो है खुद ब खुद काम हो जाएगा, है ना। जैसे इसको छोड़ेंगे, क्योंकि ये देखो माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ये, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। एक और एग्जांपल से हम पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करके समझते हैं कि कैसे उस फार्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ये देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दूसरा एग्जांपल लिया हमने, वो है कुछ इस तरीके से है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करना है और जिसका डाइपोल मोमेंट दिया गया है, P की वैल्यू गिवन है 3.2 10⁻⁸ कूलाम मीटर लिखा हुआ है ये, फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले से है वो, टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल से उसको अनस्टेबल की पोजीशन में करना है, और हमें
फिर क्या करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना है, मतलब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही निकालना है यहाँ पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला लगाना है। वर्क डन जो पूछ रहा है उसका मतलब सीधा सा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ही कैलकुलेशन यहाँ करना है। तो स्टेबल में पहले से है, स्टेबल पोजीशन में, बाद में उसको अनस्टेबल पोजीशन में लेकर के आना है, तो काम करना पड़ेगा हमें, कितना काम करना पड़ेगा वही हमें यहाँ पर बताना है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये ई की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है कितना, 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इसको, जो दिया है उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। पी की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई जो ये वर्क डन जो है, जो काम करेंगे हम, वो काम उस डाइपोल के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होगा। और इसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, पीई और कॉस θ1 माइनस में कॉस θ2 होता है, ठीक है। शुरुआत में जो स्टार्टिंग में हमने फार्मूला पढ़ा था वो यही था, ठीक है। बाद में हमने क्या किया था, θ1 को 90 मान लिया था, θ2 को थीटा मान लिया था, तो माइनस पी कॉस थीटा आया था। अदरवाइज यही फार्मूला हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में था। इसमें पी की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, θ1 गिवन है, θ2 गिवन है, तो क्या आसानी से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड नहीं कर सकते, और यही पोटेंशियल एनर्जी ही तो वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा, बस पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला अप्लाई करना होगा हमें। पी की वैल्यू लिखेंगे 3.2 है, और 10⁴ कितना दिया हुआ है, -8 कूलाम मीटर है। ई की वैल्यू जो है उसको लिखते हैं 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है, यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में जो वर्क डन आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसे हम जूल लिख देंगे, इसका यूनिट जूल होता है, दोनों का, पोटेंशियल एनर्जी का भी और वर्क डन का भी, ठीक है। बाकी अंदर ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ आपको θ1 जो दिया है वो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है कि θ1 स्टेबल कंडीशन से हमें अनस्टेबल कंडीशन तक लेकर के जाना है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है या वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि भाई डाइपोल को θ1 एंगल से, मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले से ही ऑलरेडी मान लिया θ1 एंगल पर है, ये डाइपोल है। डाइपोल में दो पोल होते हैं, दो चार्जेज है, -q और +q चार्जेज, पहले इस पोजीशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। फिर क्या किया जा रहा है, इसको स्टेबल वाली कंडीशन से फिर दूसरे एंगल पर इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। इसको घुमा करके मान लिया हमने ऐसे कर दिया, और अब क्या हो गया, ये θ2 हो गया। इसी के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसी के लिए ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला कि मतलब पहले θ1 था, अब उसको θ2 कर दिया गया है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी, डाइपोल के पास, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास, उसका फार्मूला यही है। तो θ1, अब हमें ये समझना है कि θ1 स्टेबल वाली इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर डाइपोल हमारे पास बिल्कुल ऐसे हो, ये जो दिख रहा है ना -q +q ऐसे आ जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना लेते हो, तो θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली अब देखें यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है, स्टेबल से अनइक्विलिब्रियम में जा रहा है, मतलब θ2 कहाँ से आएगा, अनस्टेबल वाली कंडीशन से आएगा। अनस्टेबल वाली कंडीशन कब बनती है, जब ये पूरा डाइपोल जो ऐसे है ना, स्टेबल की कंडीशन में जो है, स्टेबल कंडीशन में ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, तो अपना जो डाइपोल है वो ऐसे होगा, -q इधर रहेगा, +q इधर रहेगा। अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये नेगेटिव वाला यहाँ चला है और पॉजिटिव वाला यहाँ चला है, पूरा का पूरा 180 घूम जाए, ठीक है। यानी θ2 = कितना होगा, यहाँ पर θ2 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो θ2 यहाँ पर 180 लिखेंगे। cos θ1 के मतलब क्या हो गया, cos 0 लिखेंगे, θ1 की वैल्यू 0 है, और उसके बाद θ2 180 है, तो cos 180 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 180 डिग्री। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये जो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, ये -4 बचेगा। इसको देखते हैं, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ -1 पहले से है, यहाँ पर 180 की वैल्यू -1, यहाँ -1 ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूले में भी है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब 1 और 1 क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, मिल करके 2 हो जाएंगे। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁴ कितना होगा, -4। ये W की वैल्यू आई है, यही पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू होगी, और इसका यूनिट कितना होगा, जूल होगा, ठीक है। ये हमने वर्क डन निकाल लिया कि अगर हमने डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेकर के जाना है तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, जो फिर से उस डाइपोल के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
तो ये था आज हमने पढ़ा कि डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी, कितना वर्क डन करना पड़ता है उस डायपोल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अच्छा, डायपोल कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के चल रहे थे कि अगर पॉइंट चार्ज था तो उसको इन्फिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट पर लेकर के आने में जो वर्क डन करना पड़ा था, बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम करना है। दोनों चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर यहाँ पर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही यही है कि अगर हम इस डायपोल को बनाना चाह रहे हैं तो दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही अपना इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। वो वर्क डन जो है इस डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और यही हमने आज पूरा डिस्कस किया है, इसके लिए फार्मूला डेराइव किया है और हमने 2 एग्जाम्पल लेकर के इस फार्मूले को बिल्कुल कैसे अप्लाई करना है उसको भी समझा है। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उस पर हमने एक एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है। आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे तो आपको एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो मिल जाएगा। और पहले चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, टॉपिक वाइज कंप्लीट किया, हर एक टॉपिक के लिए एक वीडियो हमने बनाया है और साथ ही साथ हमने क्या किया उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। और एग्जाम्पल हमने हर एक टॉपिक के साथ रखे हैं ताकि जो फार्मूला हम डेराइव कर रहे हैं, फिजिक्स में ज़्यादातर है क्या डेरिवेशन ही है, डेरिवेशन के अंदर में आता है क्या फार्मूला आता है, डेराइव करके हम फार्मूला लास्ट में ऑब्टेन करते हैं, गेट करते हैं। तो उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है हर एक टॉपिक के साथ हमने बताया हुआ है। सेकंड चैप्टर ये चल रहा है, सेकंड चैप्टर में कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। आज हमने क्या किया है, डायपोल मोमेंट, डायपोल का जो है पोटेंशियल एनर्जी हमने उस केस में देखा है जब उस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा जाए तो उस पर कितना वर्क डन करना पड़ता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको जो चार्जेज हैं उसको असेंबल करने के लिए। और दूसरे शब्दों में कहें तो फिर उस डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, उसके लिए फार्मूला हमने यहाँ पर डेराइव किया है। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।